टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रेविटेशन का पार्ट 3 लेके आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस ग्रेविटेशन के कर लिए हैं। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, जो कि न्यूटन ने दिया था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात की थी केप्लर्स लॉ की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। आज हम लोगों को बात करना है अबाउट फ्री फॉल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा फ्री फॉल। अब जितनी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं इससे पहले वाली वीडियो में, वो सारी बातें यहाँ पर अप्लाई होंगी इन फ्री फॉल में। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ फ्री फॉल। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन and the subscribe button next to it, and make sure that you share the videos to maximum people so that maximum students can come to know about our channel. Let us start with free fall. Free fall क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, फ्री फॉल का नाम ही सजेस्ट कर रहा है, फ्रीली अगर कोई चीज़ फॉल कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो फ्री फॉल कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे गिरा दूं तो वो फॉल करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहा है और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रही है, उस केस में हम कहते हैं कि फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना काम करता है। किसी एक ऑब्जेक्ट पे बड़े सारे फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस काम करती है। पर आइडियली अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है। इसके अलावा भी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो और भी फोर्सेस काम करती हैं, बट कई बार उन फोर्सेस का जो इन्फ्लुएंस होता है उस फ्री फॉल पे वो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हम मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls freely under the influence of gravitational force only, then it is called free fall. Is this clear? ये हो गया फ्री फॉल। अब देखिए, फ्री फॉल में आपका थ्योरी कुछ नहीं है क्या? सिर्फ न्यूमेरिकल। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये स्टेटमेंट भी किसी काम का नहीं है, आएगा नहीं, बट आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली फ्री फॉल। आता क्या है यहाँ से? न्यूमेरिकल्स। तो लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स, बट बिफोर दैट I will tell you something that you need to know before doing numericals. Please write this down so that we can start with the numerical part. All right. अब देखिए, जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ उछालेंगे, ठीक है, तो 2 कंडीशंस होती हैं फ्री फॉल के क्वेश्चंस में। पहली कंडीशन यही हो सकती है कि आपने किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, डाउनवर्ड्स मोशन। ठीक है, डाउनवर्ड्स जा रही है कोई चीज़, या हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से उछाल रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड्स जा रही है कोई एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 2 टाइप पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखना ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अपवर्ड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है, और यहाँ मैं लिख रही हूँ डाउनवर्ड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो ये मान लीजिए कि उसको कोई ना कोई हमें स्पीड देनी पड़ेगी, हमें कोई ना कोई स्पीड देनी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स फेंकने के लिए।
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया है इस तरीके से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। आपको उसे फेंकने के लिए, ऊपर की तरफ फेंकने के लिए उस बॉल को या उस ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इतना ध्यान रखना है आपको, अपवर्ड्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो यू विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। इज दिस क्लियर? अब होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 करके कम होने लगती है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनिशियली किसी न किसी वेलोसिटी के साथ उसको फेंकोगे, ठीक है, और ऊपर जाते 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 उसकी वेलोसिटी धीरे 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 करके कम होने लगेगी। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर अब और जा सकता है? नहीं, वेलोसिटी खत्म हो गई, स्पीड ज़ीरो हो गई ना, तो अब इसके ऊपर और कोई डिस्टेंस कवर करेगा? नहीं। तो ये जो है ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। ये पूरी हाइट मान लीजिए इसने t टाइम में कवर किया है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आपको समझनी है, वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है। तो हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम -g लेके चलते हैं। क्या मेरी बात ध्यान आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या लेके चलते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होती कितनी है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो होता है ना, 9.8 ही होता है ना। हम नेगेटिव में लेके चलेंगे हमेशा इसको। इज दिस क्लियर? राइट? हाँ, तो अपवर्ड्स में फिर से सुन लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ऊपर फेंकेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इस दौरान वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है। इस मैक्सिमम हाइट को मान लीजिए कि उसने t टाइम में कवर किया है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो हम उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस नेगेटिव में लेते हैं, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्ड्स का। डाउनवर्ड्स का देखिए, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे की तरफ फेंका है। ठीक है, नीचे की तरफ फेंका है और ये ग्राउंड है, दिस इज द सरफेस। नाउ जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो हम इनिशियली उस ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखते हैं? पकड़ के रखा हुआ है ना मैंने, तो किस पोजीशन पर रखे हैं हम इस ऑब्जेक्ट को? रेस्ट पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। इज दिस क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप डाउनवर्ड्स फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो नीचे जाते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और v ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले v आपका मैक्सिमम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा हो और नीचे छोड़ दिया, तो जब मैंने उसको पकड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पे, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। जब मैंने उसको छोड़ा तो अब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अब मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए गिर रहा है, ठीक है, तो इस सरफेस को स्ट्राइक कर, अब वेलोसिटी बढ़ रही होगी धीरे 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 नीचे जाते वक्त, इस सरफेस को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम। और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस को स्ट्राइक किया, वैसे ही उसकी वेलोसिटी ज़ीरो। रेस्ट पे आ गया ना, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो नीचे आके रुक तो जाएगा, रुकेगा तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो। तो सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन सरफेस को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई डाउनवर्ड्स मोशन की। अब क्या होगा भाई, ये उसकी हाइट होगी। ठीक है, ये उसकी हाइट होगी। उसने मान लीजिए ये हाइट t टाइम में कवर करेगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि मोशन कहाँ है? टुवर्ड्स द ग्रेविटी। अगर किसी चीज़ को आप अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, और अगर टुवर्ड्स द ग्रेविटी लेके जाओगे तो पॉजिटिव। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर आप लेके जाते हो तो क्या होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है ना, नेगेटिव मतलब स्पीड कम हो रही है, इसीलिए ऊपर जाते वक्त स्पीड अपने आप कम होने लगती है और एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ रही है। यही तो आप लोगों ने पढ़ा है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में यही डिफरेंस है। रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते 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 तो जीरो पहुँच गई, और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, और वो ये है कि u इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 और g हमेशा पॉजिटिव, g हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि u इज़ नेवर इक्वल टू 0, v इज़ इक्वल टू 0 एंड g इज़ ऑलवेज नेगेटिव। Is this clear? Please note down this. अच्छा, ये तो बातें जो हम लोगों ने करी है, आप साइन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कुछ मतलब अभी 9th के लेवल में आपको इसी तरीके से साइन को यूज़ करना है। whenever you throw something upwards, gravity has to be, acceleration due to gravity has to be negative, in this case positive. But कई जगह पे ये भी बताया जाता है कि आप साइंस को, ये जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव वाला होता है, इसको आप कार्टेशियन प्लेन की तरफ ले, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन, मतलब कि जो आपका कोऑर्डिनेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लें। तो दोनों ही तरीके सही हैं। मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, जब आप 9th के बाद जब आप 11th में दोबारा इन चीज़ों के पढ़ोगे, ग्रेविटेशन 11th में दोबारा आपको पढ़ना है, वहाँ पे आपको यही बताया जाएगा कि आप साइन को कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग लो, और इसके अकॉर्डिंग, ये वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग मत लीजिए। ये थ्योरी हम 9th में बताते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन की बात हम 9th में करते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता तो चले कि रिटार्डेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, इसीलिए हम लोग 9th के लेवल में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। 11th में हम कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्लेन ये कहता है, ये देखिए आपने ये कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे ना, ये है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, सॉरी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश, एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, वाई एंड वाई डैश। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये है आपका ओरिजिन। इस तरफ अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव होगी, उस तरफ होगी तो नेगेटिव होगी। ऊपर की तरफ कोई वैल्यू होगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव होगी। बस आपको इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तब की बात कर रही हूँ जब आप कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए अगर आप IIT JEE नीट के लेवल का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यही क्वेश्चन, यही तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला अप्लाएंगे तो भी नंबर, तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके तो मैं बता दे रही हूँ, यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ़ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ 9th के लेवल का पढ़ना है तो आप बस इतना देखिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे डायरेक्टली आ जाइएगा। लेकिन कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होता है तो मैं उसको भी यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। तो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से अगर कोई चीज़, कोई भी बॉडी का मूवमेंट, किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अपवर्ड्स हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपवर्ड्स मूवमेंट में हाइट को हम इस केस में पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज हाइट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि ये, यहाँ पे हम हाइट क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड्स नेगेटिव, कोई भी चीज़ होगी वो आपको नेगेटिव लेनी है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब अगर मान लीजिए ग्रेविटी की बात करें, अब इसमें तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कोई काम ही नहीं है, इधर और उधर जाने का तो कोई मतलब नहीं, ऊपर या नीचे ही जा रही हैं चीज़ें। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो अगर ग्रेविटी किस तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, ग्रेविटी अगर ऊपर की, इस केस में ग्रेविटी कहाँ लग रही है? ऑब्जेक्ट पे, ऊपर की तरफ लग रही है, तो ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लिया जाता है। कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में
पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर लग रहा होगा। वो अलग बात है कि एक्सेलरेशन स्पीड को डिक्रीज कर रहा है बट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। इस केस में हमने हाइट को नेगेटिव लिया बट क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस केस में नेगेटिव लेते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने अभी बताई ये कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, अगर कोई बच्चा कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग या कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो इस तरीके से सॉल्व करेगा। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो नेगेटिव। हाइट अपवर्ड्स के केस में पॉजिटिव और ग्रेविटी ऊपर जा रही है इस वजह से पॉजिटिव। यहाँ पे हाइट नीचे आ रही है इसलिए नेगेटिव और ग्रेविटी भी नीचे आ रही है इसीलिए नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गई कार्टेशियन प्लेन की बात। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन यूज़ करना है तो आप इस तरीके से साइंस लेंगे, अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप सिंपल तरीके से इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए। डस्टर मेरा नीचे गिर गया है, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए एंड लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, बहुत सिंपल है। अच्छा, जब भी आप फ्री फॉल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थे वो आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ चुपके से लिख दे रही हूँ u v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन के बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड from a bridge which reaches the surface of water in 2 seconds. Calculate the height of the ब्रिज। इजी, ठीक है। देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक कोई ब्रिज है और नीचे पानी है, ये नीचे पानी है और ऊपर कोई ब्रिज है। ठीक है, कोई ब्रिज है इस तरीके से, मान लीजिए ये ब्रिज है और नीचे वाटर है। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए इस ब्रिज की हाइट h है, राइट, और एक स्टोन फेंका गया है ब्रिज के ऊपर से। उस स्टोन को यहाँ से फेंका गया है, नीचे पानी के लेवल को टच करने में उसने कितना टाइम ले लिया, 2 सेकेंड्स का टाइम ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से फेंका जाता है तो हम हमेशा u क्या लेते हैं, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, g क्या लेंगे, अब ज़रा अगर हम सोल्यूशन लिखे, कायदे से लिखते हैं सोल्यूशन अगर हम लिखें तो u तो इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया गया है। टाइम हमें बता दिया है 2 सेकेंड्स का, ठीक है, 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है वो। और g हमने क्या लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज नीचे डाउनवर्ड मोशन है, नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में जाएगा और पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि व्हेन द वैल्यू ऑफ g इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यू विल हैव टू टेक इट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि 9.8 ले लो या 10 ले लो, ये कुछ भी जो भी वैल्यू क्वेश्चन में अगर मेंशन की गई है फिर आप उसको ऑर्डर लोगे, नहीं मेंशन की है तो आपको यही लेना है। ठीक है, निकालना क्या है, हाइट निकालनी है भाई। हाइट मतलब h, इसमें से हाइट मतलब क्या है, डिस्टेंस। अरे भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, इस बॉल क्या स्टोन ने यहाँ से यहाँ तक, वही तो आपकी क्या है हाइट। तो 2 इक्वेशंस है डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते वक्त उस बॉल ने कितनी हाइट कवर करी, सॉरी स्टोन ने हाइट कवर करी। हाइट मतलब क्या, कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी मैं, दूसरा या तीसरा। तीसरे में तो v की भी वैल्यू चाहिए, फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है नहीं, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, दूसरा वाला, यानी कि सेकेंड लॉ।
सेकेंड लॉ अगर हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s हमारा h है, वही तो है हाइट, u हमारा 0 है तो ये तो वैल्यू वैसे ही 0 हो गई, हाफ a है हमारा 9.8 और t है हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 2 स्क्वायर, 2 और ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करिए, 196 19.6 क्या है ये मीटर्स। ठीक है, हाइट है ना, तो मीटर्स 19.6 मीटर्स इज योर आंसर। इजी, प्लीज नोट दिस डाउन। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि a stone is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. This is question number 2. ठीक है, stone thrown, तो राइम बन गया, vertically upwards। ठीक है, upwards फेंका गया है with u इज इक्वल टू, इनिशियल बोला ना तो हम डायरेक्टली वैल्यू लिख दें, u इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। अब आपको कैलकुलेट करनी है, दो बातें यहाँ पर, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ऊपर जाते वक्त उसने कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया, यानी कि s की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा टाइम taken for it to reach the earth। ठीक है, अर्थ मतलब आपने किसी स्टोन को ऊपर फेंका। अब फेंकने के लिए मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी है, 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अब आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया उसने, और आपको निकालना है टाइम, कितना टाइम ले रहा है ऊपर जाने के बाद ऊपर से वापस आने में। ठीक है, ऊपर जाते वक्त का टाइम नहीं पूछा उसने, ऊपर जाने के बाद वहाँ से नीचे अर्थ तक वापस वो कितने देर में आया, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें उसने दी हुई है। u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट की बात करी है तो v हमारा क्या हो गया 0, g हमें पता है ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी इसलिए -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे आप। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों को पता है। फर्स्ट केस में मुझे निकालना है क्या, s, हाइट निकालनी है ना, अरे हाइट लिख लो, क्या हो गया, हाइट लिख लो। निकालना बेसिकली क्या है, s। अब देखो s निकालने के दो तरीके, s निकालने के दो तरीके। अब दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, तीसरा वाला है ना। अब तीसरे वाले में मुझे v भी पता है, मुझे u भी पता है और मुझे a भी पता है। यहाँ पे a क्या है, g पता है मुझे सारी वैल्यूज़, तो निकाल लेते हैं। वैल्यू पुट करो, v स्क्वायर। कौन सा लॉ यूज़ करने हैं ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने लॉ लिखा, क्या लॉ नहीं होगा, इक्वेशन होगा, प्लीज़ उसको सही कर लेना। थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर 0 है, आसान। उसके बाद फिर u है आपका 49 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 9.8 और ये s मतलब कि h, यहाँ पे s मतलब h। देखिए जब आप थर्ड इक्वेशन लिखें तो s के फॉर्म में ही लिखें, लेकिन जब क्वेश्चन में जो दिया हाइट दिया था तो आप s लिखेंगे। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करिए। अच्छा ये 9.8 माइनस में होगा, ठीक है, 9.8 नेगेटिव। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे। समझ में आया कैसे, नहीं आया चलो, जिसको समझ में आ गया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आया है वो अभी देख लेंगे। अब देखिए 49 इंटू 49 हो जाएगा, ये 49 इंटू 49 नेगेटिव में है, इन दोनों को हम नीचे ले आए, 2 इंटू माइनस 9.8, यही तो बात है, h यही तो है, h की वैल्यू ऐसे तो आएगी। अब ये माइनस और ये माइनस अब तो कट गया, अब तो कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो, इतना न्यूमेरिकल्स तो करोगे ही, इतने कैलकुलेशन तो करोगे ही। ठीक है, अच्छा हो गया है सॉल्व। ठीक है, हो गया है तो इसका आंसर आएगा 122.5। हाइट है इसलिए मीटर्स, 122.5 मीटर्स, दिस इज द आंसर।
तो ये कैलकुलेट करके चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेटर से किया है, ठीक है। यू हैव टू, बट आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करो, CBSE डज नॉट अलाउज कैलकुलेटर्स, ठीक है। कीप दिस इन योर माइंड। सो कैलकुलेशन अच्छी रखो, ये 12th तक करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है टाइम, ठीक है। टाइम के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, देखो 2 है टाइम के लिए, ठीक है। एक तो ये है, एक तो ये है, इसमें तो टाइम है ही नहीं, ये दोनों फॉर्मूलेज हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से आसान कौन सा, ये वाला फर्स्ट वाला यूज़ करना ना। तो फर्स्ट वाले में क्यों आसान है, क्योंकि v भी दिया है, u भी दिया है, a भी दिया है, t निकालना है, आराम से सिंपल से निकल जाएगा। तो देखो ज़रा v कौन सा इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v = u + at, राइट। अब v क्या है 0, u क्या है 49 प्लस -9.8 इंटू t। आपको क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर ले आओ तो ये -49 हो जाएगा, पॉजिटिव में था ना, नेगेटिव में हो जाएगा, और ये -9.8 t है। अब क्या करो, इसको नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, -49 डिवाइडेड बाय -9.8 = t। ये माइनस कट गया। अब t को कैलकुलेट कर लो। 9.8 का डबल होता है क्या, नहीं डबल नहीं होता। 9 कैलकुलेट करो, आंसर बता दूँ मैं आपको, 5 सेकेंड्स आएगा, ठीक है। 5 seconds is your answer. Please note this down. Okay, done with this. Let us do one more question. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हो सकता है कि लगे कि अजीब है। ये लिख लिया है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आप लोग, ऑनलाइन क्लासेस में यही एक अच्छी बात है, ठीक है। रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं किसकी, फ्री फॉल की तो बात चल ही रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, यस 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे डाटा लिखूंगी बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट, ठीक है। अब ये है एक टावर, और टावर की हाइट मान लीजिए कि 100 मीटर है, यहाँ से ये यहाँ तक टावर की हाइट कितनी है, 100 मीटर्स, ठीक। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वाह शाबाश, क्या बात है। हाँ, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्टोन जो है वो ऊपर से नीचे फेंका गया है, और एक स्टोन जो है नीचे से ऊपर फेंका गया है। नीचे से जो ऊपर फेंका गया है उसकी इन्होंने वेलोसिटी बता दी है, यानी कि अब वेलोसिटी नीचे से ऊपर फेंका गया है तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये हम बात कर चुके हैं। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या बता दी उन्होंने, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, क्या कैलकुलेट करना है आपको, व्हेन, ये क्या बनाया मैंने, व्हेन एंड वेयर, कब यानी कि टाइम, और वेयर मतलब कि डिस्टेंस, कब और कहाँ ये दोनों बॉल्स आके मिलेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, टोटल 100 मीटर्स, ऊपर से नीचे एक स्टोन फेंका गया है, नीचे से ऊपर एक स्टोन फेंका गया है, ठीक है। जो नीचे से ऊपर स्टोन फेंका है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ने 25 मीटर पर सेकेंड बता दी है। आपको निकालना है कब और कहाँ मिलेंगे ये दोनों बॉल्स, मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अब देखो, अगर ये स्टोन ऊपर से नीचे फेंका गया यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, राइट। और अगर ये स्टोन नीचे से ऊपर फेंका गया है तो एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v = 0। इतनी बातें हम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। कोई चीज़ ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकोगे तो मैंने बताया ना एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, तो v = 0 हो गया। कैलकुलेट करना है आपको व्हेन एंड वेयर, ठीक है। तो पहले हम लोग, अब इसमें क्या है कि हम 2 केस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं केस फर्स्ट और इसको मान लेते हैं केस सेकंड, ठीक है। ऊपर से नीचे ड्रॉप करने वाले को मान लेते हैं फर्स्ट केस और इसको मान लेते हैं सेकंड केस। अब ध्यान से सुनो,
मान लो कि ये जो स्टोन है ये यहाँ कहीं पर मीट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई कहीं पे भी हो सकता है। मान लो यहाँ कहीं पर मीट कर रहे हैं। अगर ये दोनों यहाँ कहीं पर मीट कर रहे हैं तो ऊपर से जो बॉल नीचे फेंकी गई थी, तो मान लीजिए कि उसकी हाइट हम ले लेते हैं s, ये h ले लें, चलो h ले लेते हैं, ठीक है, हाइट की बात हो रही है तो h ले लिया। और नीचे से ऊपर जो बॉल फेंकी गई है उसने इतनी हाइट कवर की होगी, मान लीजिए उसको हमने ले लिया है h डैश। दोनों को अलग अलग, दोनों की हाइट अलग अलग होगी ना, क्योंकि स्पीड अलग अलग होगी तो हाइट अलग अलग होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ऊपर से यहाँ तक आने में पहली वाली बॉल ने h हाइट कवर किया, दूसरी वाली बॉल ने h डैश हाइट कवर किया। दोनों का टाइम सेम होगा, दोनों का टाइम, भाई दोनों को एक ही साथ प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। अब अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा जल्दी नीचे पहुंच जाएगी, इसकी स्पीड कम है तो ये धीरे धीरे पहुंचेगी, लेकिन समय दोनों के मिलने का सेम होगा। तो टाइम हम मान लेते हैं दोनों का क्या हो गया, t, टाइम तो कॉमन होगा ना, टाइम t। अच्छा, अब केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट में आप क्या निकाल लो, हाइट निकाल लो, ये h की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, h की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, h मतलब s है ना, डिस्टेंस, दो तरीके, एक ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। हम कौन से यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है। कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली। ये वाली क्यों यूज़ की, क्योंकि हमें टाइम के बारे में भी इस इक्वेशन में चाहिए। हमें क्या चाहिए, टाइम के बारे में। हम ये वाली इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में देखो क्या है कि हमें v की वैल्यू नहीं पता, हमें फर्स्ट केस में v की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते। हम कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो अब देखो कौन सी इक्वेशन यूज़ किया, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखो s को हमने क्या लिया है, h, s क्या है इस केस में h, u हमारा क्या है 0, तो ये तो 0 ही हो गया, और ये हाफ। अच्छा, इस केस में नीचे जाते वक्त हम g को प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और ऊपर जाते वक्त हम g को माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, राइट, ठीक है, माइनस और वहाँ पर प्लस, तो नीचे जाते वक्त ये हो जाएगा 9.8 t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, राइट, ये हो गया। अब यहाँ से h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से काटो यार इसको, 2 4 जा 8, 4.9 t का स्क्वायर, ठीक है। ये बॉक्स में नहीं डालते हैं इसको हम डालते हैं एक इक्वेशन मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। बहुत स्पेस लेती हूँ मैं, पूरा बोर्ड कवर हो जाता है। केस 2 की बात करें, ये आ गया हमारा h की वैल्यू t के टर्म्स में, जिसको हमने मान लिया है इक्वेशन 1, ठीक। इसी तरीके से हम सेकंड केस के लिए निकालेंगे। तो सेकंड केस के लिए अगर मुझे h डैश निकालना है तो सेम यही इक्वेशन यूज़ करूँगी, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे s हमारा क्या है, h डैश, u हमारा क्या है 25 इंटू t, यहाँ पे u 0 था, आसान था, लेकिन यहाँ पर u क्या है 25 इंटू टी हो गया। अच्छा, प्लस हाफ, a क्या लेंगे, a मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ना, बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या लिया जाता है, नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे माइनस 9.8, और यहाँ पर t का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब ये हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू 25t प्लस, सॉरी अब प्लस क्यों, अब ये प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस 4.9 t का होल स्क्वायर, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो अब देखो हमारा इक्वेशन 1 आ गया और हमारा इक्वेशन 2 आ गया, दो इक्वेशंस आ गए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है 100 मीटर्स की। 100 मीटर का मतलब क्या है, ये h और ये h डैश दोनों मिला के कितने होने चाहिए, 100 मीटर्स, ये h और ये h डैश दोनों मिला के 100 मीटर्स, यानी कि h प्लस h डैश इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। आइए करते हैं। h क्या है 49 कह रहे हैं, 4.9 t का स्क्वायर, h तो यही है,
एच डैश क्या है 25t माइनस 4.9 टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एच की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, एच डैश की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। अब साफ साफ दिख रहा है कि 4.9 टी स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या 25t इज इक्वल टू 100, यानी कि t इज इक्वल टू 100 अपॉन 25 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे? शाबाश, वेरी गुड, दिख रहा है। तो ये आपका आ गया है 4 सेकेंड्स, आपका टाइम आ गया है, यानी कि आपका व्हेन आ गया। व्हेन मतलब क्या कि कितने देर बाद मिल रहे हैं दोनों स्टोन? 4 सेकेंड्स के बाद। अब बात आती है वेयर निकालने की। वेयर मतलब आपको क्या निकालना है, या तो ये वाली हाइट निकाल लो या तो ये वाली हाइट निकाल लो, दोनों में से कोई भी निकाल लो। तो आसान कौन सा, ये वाला निकालना, h इज इक्वल टू 4.9 टी का स्क्वायर। भाई ये वाला फॉर्मूले से हम हाइट निकाल सकते हैं, है ना? तो कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 16 का स्क्वायर। तो 4.9 इंटू 16 कर दो भाई, 16 का स्क्वायर नहीं, 4 से 16, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। कितना आ जाएगा, आंसर बता दें आप लोगों को? ये आ जाएगा आपका 78.4। कितना आ गया, 78.4 मीटर्स। ये आ गया आपका h, ठीक है, ये आ गया आपका h। अच्छा, अब इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है ना, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो कि हाँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखो, दो तरीके हैं लिखने के लिए, या तो आप h निकाल लो या तो आप h डैश निकाल लो। अगर आप h निकाल लिया तो आप ये बोल सकते हो कि 78 द स्टोन विल मीट एट 78.5 मीटर्स बिलो द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, बिलो द हाइट ऑफ द टावर। 78.4 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब कि जो भी हाइट ऑफ द टावर है वहाँ से 78.4 मीटर्स नीचे, तो बिलो 78.5 मीटर्स फ्रॉम द टावर द स्टोन्स विल मीट। सो either you can say like this or you can find out the value of h dash, ठीक है। तो अगर आप h डैश की वैल्यू निकालोगे तो भाई 100 में से माइनस कर दोगे ना, 78.4, 100 मीटर का टोटल लेंथ था, 78.4 का ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 21.6 बोल दो भाई, यस 21.6 मीटर्स, ठीक है। तो आप या तो ये बोल सकते हो कि 78.4 मीटर्स फ्रॉम द बिलो द हाइट ऑफ द टावर, और यू कैन से कि 21.6 मीटर्स अबव द ग्राउंड। दोनों ही तरीके हैं, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ लिख देना यहाँ पर, क्या लिख दोगे आप? दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। मान लीजिए मैं ये लिख सकती हूँ कि द stones will meet after 4 seconds। कितने सेकेंड्स में? when and where पूछा है ना, 4 seconds above 21.6 meters from the ground। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज ख़त्म कर दिया। ये हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी, उसके बाद फिर हम वाइंड अप कर देंगे वीडियो को। ऑलराइट बच्चों, ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जहाँ पे आप फंस सकते थे। बाकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, जो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही लेके आई हूँ, जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो उस कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन का आज हम लोग काम तमाम करेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया, ठीक है। स्टोन थ्रोन, फिर से राइम बन गया, अपवर्ड्स, ठीक है। वर्टिकली लिखने की जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है ना, वर्टिकली, ठीक है। विच टेक्स 6 seconds to reach the thrower,
ठीक है, टू रीच द थ्रोअर। इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, क्या कैलकुलेट करना है, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, देखो सुनो ज़रा। अच्छा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हो सकता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं अपनी लैंग्वेज भी डाल देती हूँ, तो हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट मीनिंग आपका यही है, क्वेश्चन यही है कि एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स, और वो ऊपर जाके और नीचे वापस आने में टोटल 6 सेकंड्स लेता है। ऊपर चला भी जाता है और ऊपर से नीचे वापस आ जाता है। ये पूरा करने में उसको 6 सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया था, यानी कि आपको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, किससे फेंका गया था, तो आपको u फाइंड करना है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। सी, थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप u बड़ी आसानी से निकाल लोगे, आप h बड़ी आसानी से निकाल लोगे। दिक्कत कहाँ फंस सकती है, सी वाले पार्ट में, उसकी पोजीशन 4 सेकेंड्स के बाद निकालने के लिए। ठीक है, तो लेकिन हम लोग सॉल्व सारा करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप बातें देखिए कौन कौन सी आपको डाटा पता है। ठीक है, 6 सेकेंड्स लग रहा है उसको टाइम। ठीक है, टोटल ऊपर जाके नीचे वापस आने में। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वापस जाके वापस आने में 6 सेकंड लग रहा है, तो सिर्फ जाने में कितना लगा होगा, 3 सेकंड्स। जाने में सिर्फ कितना लगा होगा, 3 सेकंड्स। बराबर का टाइम लगता है किसी बॉल को ऊपर और ऊपर से नीचे आने में। 6 सेकंड अगर टोटल लग रहा है तो एक बार में उसको 3 सेकंड्स लगा होगा। तो हम टी को मान लेते हैं 3 सेकंड्स। ठीक है, हम टी कितना मान लेते हैं, 3 सेकंड्स। ठीक है, तो एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया और वो ऊपर जाके फिर नीचे भी आ गई। ये पूरा काम करने में उसको 6 सेकंड्स लगे, तो सिर्फ एक इस बार में उसको 3 सेकंड जाने में लगा होगा, 3 सेकंड आने में लगा होगा, टोटल 6 सेकंड्स। ओफ, चलिए आपको निकालना है u। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, u निकालना है ना, किस वेलोसिटी से फेंका गया था। आपको बातें कौन कौन सी पता है, g इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट केस की हम बात करें, ठीक है, a, अगर हम a की बात करें तो ऊपर फेंकते वक्त g की वैल्यू क्या लोगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू क्या लोगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब v क्या होगी इस केस में, 0 होगा। v क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड, क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जाएगी तो v एक पॉइंट पे हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के 0 आ जाएगी। 10 मिनट। ठीक है, ऊपर पहुंचते ही वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इतनी बातें हमें पहले वाले पार्ट निकालने के लिए, इतनी बातें मुझे पता है। तो कौन सा लॉ यूज़ करेंगे भाई, सॉरी कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, तीनों में से फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v कितना है, 0, u तुमको निकालना है, a कितना है 9.8 नेगेटिव में, और t कितना है 3, t कितना है 3 सेकेंड्स। अब क्या होगा, u की वैल्यू आप निकालेंगे, u कैसे आ जाएगा, u देखो कैसे आएगा, u इज इक्वल टू, ये एक काम करते हैं, इस u को इधर ले आते हैं, इस u को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये -u इज इक्वल टू -9.8 इंटू 3 आ जाएगा, यस और नो। उसके बाद फिर ये माइनस, ये माइनस कट गया, तो u की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कितना होता है, 4 2 29.4 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू आ गई। फर्स्ट केस आपका आ गया। सेकंड केस ज़रा b निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये हाइट निकालनी है, ये h। तो हाइट निकालने के लिए मैं s का फॉर्मूला देखूंगी। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लें हम, सेकेंड वाला यूज़ कर लें, हो जाएगा काम हमारा। ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें स्क्वायर वाला केस हो जाएगा ना। अब u का स्क्वायर करोगे, u देखो 29.4 आया, इसका स्क्वायर करने बैठोगे तो कर चुके फिर, तो वो वाला ज़्यादा आसान लग रहा है ना, तो वो वाला कर लेते हैं।
तो कौन सा लॉ हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s हमारा क्या है, h, यही तो है, s हमारा यहाँ पे क्या है, h। u कितना है 29.4 इंटू टी कितना है, t बताओ भाई, t 3 है, प्लस हाफ a कितना है 9.8, लेकिन नेगेटिव 9.8 माइनस में, और ये t कितना है 3 का स्क्वायर, राइट। अरे बोलो हाँ या ना, है ना। नेगेटिव में क्यों लिया है, क्योंकि हम अभी अपवर्ड्स वाले केस की बात कर रहे हैं, ऊपर जाने वाले की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की बात नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि फिर आपको यू नहीं पता चल पाएगा, ठीक है, ये नहीं पता चल पाएगा, मतलब यू सॉरी वी मैक्स नहीं पता चल पाएगा, तो इस वजह से नहीं कर पाओगे। ऊपर वाले केस को ही लेके सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। अच्छा, ये हो गया। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो, ओफ, ज़रा इसको सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। तो ये हो जाएगा 12, 3 4 12, 1 88.2 यस। ये हो जाएगा नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये है 3 का स्क्वायर, ये 4.9 इंटू 9, यही हो जाएगा। हाँ जी, अब क्या हो जाएगा, ये 88.2 माइनस 44.1 कितना आ गया, 44.1 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट, यानी कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है 44.1 मीटर्स। ठीक है, छोटा छोटा लिख दिया मैंने, वैसे आपको समझ में तो आ ही गया है, हाइट हमने निकाल ली। अब बात करते हैं ज़रा किसकी, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स की, सी। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, इतना पहले लिख लो इतना, उसके बाद बात करते हैं। चलो भाई लिख लिया, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। ये बॉल है, ये ऊपर गई, ठीक है भाई, ये बॉल है, ये ऊपर गई, ठीक है। कितनी हाइट कवर की हमने, 44.1 मीटर्स निकाल लिया। बड़ा बड़ा लिखें क्या, छोटे में नहीं समझ पाओगे, चलो अच्छा देख लो, बड़ा ही देख लो। ये देखो, ये बॉल ऊपर गई, कितनी हाइट कवर की, 44.1 मीटर्स की हाइट इसने कवर करी। कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, लेकिन वो पूछ किस तरह है, 4 सेकेंड का, यानी कि 4 सेकेंड में से 3 सेकेंड तो उसको ऊपर जाने में लग गए, 3 सेकेंड में वो यहाँ तक पहुँची, उसके बाद बचा कितना, 1 सेकेंड। 4 में से 3 सेकेंड तो उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा दिया। अब वो वापस आएगी, वापस यहाँ पे आएगी, ठीक है, लेकिन हमें वापस का पूरा टाइम नहीं निकालना है, हमें सिर्फ बात करनी है ये 1 और सेकेंड की। 3 सेकेंड उसने जाने में लगाए, ठीक है, 3 सेकेंड उसने जाने में लगाए, और ये 1 सेकेंड उसने वापस यहाँ तक पहुँची होगी, मान लो। वो पोजीशन निकालनी है ना आपको, तो पोजीशन कैसे निकालोगे कि इतनी हाइट फ्रॉम द, इतना मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, इसी तरीके से हम पोजीशन निकालते। तो 3 सेकेंड तो उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा लिए, बचा 4 में से 3 सेकेंड खर्च हो गए, 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में मान लो कि वो इतनी दूर वापस आई, ये है 1 सेकेंड। बॉल जो है, सॉरी स्टोन यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में वापस है। आपको यही हाइट निकालनी है, एच डैश बोलते हैं इसको, यही हाइट निकालनी है कि वो 1 सेकेंड में ऊपर से नीचे कितना है। तो आपका टोटल 4 सेकेंड का डिस्टेंस पता चल गया कि 3 सेकेंड वो इतना और 1 सेकेंड ये, टोटल 4 सेकेंड। तो आपको निकालना क्या है, ये वाली हाइट। कौन सी वाली हाइट, ये वाली हाइट। ये वाली हाइट अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आएगी, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या भाई, ऊपर से नीचे 1 सेकेंड कितना, ठीक है, ये चली गई। अब ऊपर से नीचे 1 सेकेंड में उसने कितनी हाइट कवर करी, ये चीज़ निकालनी है। तो हमें डाउनवर्ड्स मोशन में बातें करनी है। तो डाउनवर्ड्स जब वो बॉल जा रही है, सॉरी स्टोन, जब वो स्टोन डाउनवर्ड्स जा रही है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम हमको पता है 1 सेकेंड, ठीक है। जी हमें पता है नीचे की तरफ है तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है तुमको, हाइट निकाल लो, h ये वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
है ना। तो s की जगह पे मैं h बोल दूँ, h डैश बोल देती हूँ, यहाँ h डैश लगाया है तो h डैश बोल देते हैं। u कितना है, u है हमारा 0, बात खत्म हो गई, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही है, छोड़ा होगा बॉल ऊपर गई होगी, रुकी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद रुकने के बाद फिर वापस आई होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हाफ a कितना है, a हमने ले लिया है 9, प्लस में होगा 9.8 इंटू टी कितना है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4.9 मीटर्स। हाइट कितनी आ गई आपकी 4.9 मीटर्स, यानी कि ये उसने 44.1 मीटर कवर किया, ऊपर तक गई, उसके बाद फिर वापस आके इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 4.9, टोटल है 44.1, यहाँ से यहाँ तक 44.9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको ये वाली हाइट निकालनी होगी, ये वाली हाइट, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मान लो कि h डबल डैश, ठीक है, भाई ये h लिया हुआ था ना यहाँ पे, तो इसको h डैश लिया, इसको h डबल डैश, तो अगर मैं आपसे बोलूँ h डबल डैश कितना होगा तो 44, ये टोटल हाइट थी उसकी, उसमें से ये माइनस कर दिया 4.9, तो क्या हो जाएगा, माइनस करिए इसको, कितना हो जाएगा 39.2 आई गेस, यही कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। 39.2 मीटर्स, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। 39.2 मीटर्स ये होगी h डैश। अब ये 39.2 मीटर्स मैंने इसलिए निकाला ताकि आप लैंग्वेज में लिख के बताओगे ना, यानी कि ये 39.2 मीटर्स है ये वाली हाइट, आप ये बता सकते हो ना। अब उसने पूछा है कि इस पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड उसकी क्या होगी 39.2 मीटर्स अबव द ग्राउंड, यही है ना पोजीशन, तो 39.2 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो इट्स पोजीशन आफ्टर कितना सेकेंड्स 4 सेकेंड्स विल बी 39.2 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये आ गया आपका आंसर, इम्पोर्टेंट था और ये NCERT का था, NCERT का था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था अपने आप में, इसको लिख लीजिए, दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट, प्लीज़ राइट दिस डाउन। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे हम वाइंड अप कर रहे हैं फ्री फॉल के जितने भी पॉसिबल ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा दिए। बाकी जो NCERT में या इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बड़े ही सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। इन केस यू कम अक्रॉस एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट अप, और यू कैन contact me personally on Instagram, on Facebook. You can also contact me or subscribe to the channel on my Telegram and Telegram account, that is, and there we can discuss about your doubts. You can also get the notes of this chapter and updates about the upcoming videos and everything about our YouTube channel. So follow me up on Telegram also and subscribe to the channel there too. So if you like this video then hit the like button. If you are already a subscriber then thank you so much for being such a great supporter, and if you are not then subscribe to the channel to come across all the course of class 9th, 10th and 11th, 12th chemistry. Or if you have any doubt or you have any suggestion, any advice, anything that comes up in your mind, please let me know in the comments, or any way that you can contact me, you can let me know through that too. Thank you for watching this video. Thank you and bye bye.